नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। यह उत्तर प्रदेश की सियासत की आज की सबसे बड़ी खबर है। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में जितिन प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। पीयूष गोयल ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई और उसके बाद जितिन प्रसाद ने वहां मौजूद प्रेस को संबोधित किया और कहा कि राष्ट्र के नाम कोई दल है तो वो सिर्फ बीजेपी है। उन्होंने इस बात पर विशेष तौर पर जोर दिया कि वो लंबे वक्त से विचार कर रहे थे, मंथन कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी दल में रहते हैं और उस दल में रहते हुए आप किसी के लिए कोई काम नहीं कर सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, तो उस पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा और काम करूंगा। जितिन प्रसाद ने पार्टी की सदस्यता लेने के बाद पीयूष गोयल के साथ वो जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर गए। जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है और ये उस वक्त की तस्वीर है जब वो जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे थे। जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया और अनिल बलूनी उस वक्त मौजूद थे, पीयूष गोयल उस वक्त मौजूद थे। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री। और चलिए आपको बताते हैं जितिन प्रसाद हैं कौन। जितिन प्रसाद ने अपनी राजनीति की शुरुआत 2001 में की। भारतीय युवा कांग्रेस में वो शामिल हुए क्योंकि उनके पिता जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस से जुड़े हुए थे। वो सचिव बने 2001 में। 2004 में लोकसभा के चुनाव में पार्टी ने उनको शाहजहांपुर से टिकट दिया, वो जीते और लोकसभा पहुंचे। 2008 में यूपीए 1 की जो सरकार थी तो उन्होंने केंद्र में इस्पात राज्य मंत्री का कार्यभार दिया गया। 2009 में जब एक बार फिर से वो सांसद चुने गए, यूपीए 2 की सरकार बनी, तो 2009 से लेकर 2011 तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में वो मंत्री रहे। इसके बाद 19 जनवरी 2011 से 28 अक्टूबर 2012 तक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार देखा। 28 अक्टूबर 2012 से 2014 तक मानव संसाधन एवं विकास राज्य मंत्री यानी एचआरडी मिनिस्ट्री में वो राज्य मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। तो ये उनका राजनीतिक पोर्टफोलियो है। यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों ही सरकारों में उन्होंने सरकार का वो हिस्सा रहे। हालांकि 2014 में वो चुनाव हारे, 2019 के चुनाव को भी वो हार गए, लेकिन फिर भी उनकी स्वीकार्यता उत्तर प्रदेश में रही है और कांग्रेस के युवा चेहरों में जितिन प्रसाद को शुमार किया जाता रहा है। लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। वह जितिन प्रसाद के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितिन प्रसाद का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री योगी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के बृहद परिवार में शामिल होने पर श्री जितिन प्रसाद जी का स्वागत है। श्री जितिन प्रसाद जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में पार्टी को अवश्य मजबूती मिलेगी। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट का मजमून है। जहरीली शराब से मौत पर कांग्रेस ने आज लखनऊ में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय पर
कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश में सभी ब्लॉक पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय लल्लू और पीएल पुनिया इस प्रदर्शन में शामिल हुए। जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोगों की मौत हुई। इसके बावजूद आबकारी मंत्री को क्यों नहीं हटाया जा रहा है, ये सवाल अजय कुमार लल्लू ने पूछा है कि आखिरकार आबकारी मंत्री को क्यों नहीं हटाया गया जब सैकड़ों लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पीने के कारण हुई है। मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटों पर आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है। उनके संपत्ति को कुर्क किया गया है। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों पर आज कार्रवाई हुई है और 24 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। अब्बास अंसारी के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है। मैन मार्केट में जमीन और कई मकान को आज प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया है। दक्षिण टोला क्षेत्र के दसई पोखरा पर भी आज प्रशासनिक कार्रवाई हुई है और कुल मिलाकर ओवरऑल अगर संपत्ति का बाजार मूल्य से आकलन करें तो तकरीबन ये संपत्ति 24 करोड़ रुपए की बैठती है। अब्बास अंसारी और उम्र अंसारी ये मुख्तार अंसारी के बेटे हैं जिनकी संपत्ति को आज प्रशासन की तरफ से जब्त किया गया है, कुर्क किया गया है। ये हाईवे पे एक इनकी संपत्ति थी जो इन्होंने अपने अम्मा राबिया बेगम के नाम से क्रय किया, जो बाद में उनके पुत्रों के नाम से वसीयत के आधार पे आ गई है। ये काफ़ी बड़ी संपत्ति थी। जब इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई तो इस पे कार्रवाई करने का आधार बना और हम लोग आज इस संपत्ति को कुर्क कर रहे हैं। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 24 करोड़ रुपए। वहीं न्यूज़ वन इंडिया की मुहिम का एक बड़ा असर हुआ है। आगरा में मॉक ड्रिल वाले अस्पताल को सील कर दिया गया है। आगरा में पारस अस्पताल को सील किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है और इसके साथ साथ जितने भी मरीज थे जो पारस अस्पताल में एडमिट थे उनको सभी मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। कल ही सीएमओ ने अस्पताल का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया था। सीएमओ ने अस्पताल को सील करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब से थोड़ी देर पहले अस्पताल को सील किया गया है। पारस हॉस्पिटल के लाइसेंस को भी निलंबित कर दिया गया है और ये उस वक्त की तस्वीर है जब इस हॉस्पिटल को सील किया जा रहा था। बाईस जिंदगियों पर मॉक ड्रिल करने वाले श्री पारस हॉस्पिटल को आखिरकार स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए सील कर दिया। जरा इस नोटिस को देखिए। पारस हॉस्पिटल आगरा 8/6/2021 से बंद है, आज्ञा से स्वास्थ्य विभाग। आखिरकार जिस तरीके से इस पारस हॉस्पिटल के जो एमडी थे उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने मॉक ड्रिल के जरिए यहाँ पर ऑक्सीजन 5 मिनट के लिए बंद की थी, जिसमें 22 लोगों की हालत बेहद ही नाजुक हो गई थी। उसके बाद अब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए श्री पारस हॉस्पिटल को सील करने का फैसला किया है। इसके साथ ही एपिडेमिक एक्ट सहित तमाम गंभीर धाराओं में मालिक के खिलाफ और प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। आप देखिए लगातार ये एक के बाद एक इसी तरीके से ये सीलिंग की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। और यूँ तो अभी इस हॉस्पिटल की बात करें तो 55 मरीज यहाँ पर अभी भर्ती हैं। उन्हें कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, अभी कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं।
यहाँ पर यूँ तो बात करें इस हॉस्पिटल में 55 से ज़्यादा जो मरीज हैं वो इस अस्पताल में भर्ती हैं। अभी इन मरीजों को नहीं मालूम है कि आखिर इन्हें कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, किस हॉस्पिटल में इनका अब आगे का इलाज होगा, लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया है कि यह हॉस्पिटल को सील किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से इंडिकेट किया गया है कि गंभीर धाराओं में और एपिडेमिक एक्ट में मामले दर्ज किए जाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि सीलिंग का नोटिस तो चस्पा हो गया है, लेकिन यहाँ से मरीजों को कब दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, आगरा। अलीगढ़ से अगली खबर है। नोएडा में अलीगढ़ बैच की वैक्सीन के मामले में जांच के बाद औरंगाबाद पीएचसी के प्रभारी का तबादला कर दिया गया है। आपको याद होगा, हमने आपको खबर दिखाई थी, नोएडा में एक प्राइवेट सोसाइटी में जो वैक्सीन लगाई जा रही थी वो अलीगढ़ बैच की थी। इस मामले में जब जांच की गई है तो पीएचसी के जो प्रभारी हैं उसको ट्रांसफर किया गया है। लापरवाही मिलने पर स्टाफ नर्स पुष्पा देवी की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। इसके साथ ही गांधी पार्क थाना में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। नोएडा में वैक्सीनेशन के दौरान अलीगढ़ की वैक्सीन लगाई गई थी। सीएमओ सहित 2 सदस्य की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही थी क्योंकि यह गंभीर मसला था। देखिए, ऐसा तो हमें नहीं पता है जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास कहाँ से लोग आते हैं ये नहीं पता। जो हमारे पास आते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, उनका हमारा ही जाता है, या यहाँ वैक्सीनेशन लगता है तो उनका ऑटोमेटिकली वो तो हमारा ही जाएगा। तो यूपी में कहाँ से आते हैं लोग हमें नहीं पता, तो ऑल ओवर यूपी हमें कवर करना होता है। लोग कहाँ से आते हैं हमारे पास, हम उनका पर्सनल डिटेल हमारे पास होता नहीं है। तो जो हमारे पास आते हैं हम उनका डिटेल्स भी नहीं लेते भाई, उनका हमें आधार से मतलब होता है। रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वैक्सीनेट कराते हैं। तो जिस तरह से नोएडा में अगर इस तरह से सामने आया, यहाँ की वैक्सीन वहाँ जाके लगी है, तो इसकी कोई संज्ञान में है आपको? जी, ऐसा पॉसिबल। पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी अलीगढ़ द्वारा एक तहरीर दी गई है इस आशा से कि शहरी प्राथमिक केंद्र औरंगाबाद से कोविड वैक्सीन की कुछ वायल्स गायब हो गई हैं, जिस संबंध में थाना गांधी पार्क पर संबंधित सम्यक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है, अग्रिम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। कानपुर के सचेंडी हादसे के बाद लाहलेपुर गांव में तनाव की स्थिति है। कानपुर के सचेंडी हादसे के बाद लालहेपुर गांव में तनाव की स्थिति है। आक्रोशित ग्रामीणों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। मृतक के परिजन 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुआवजे की मांग को लेकर इस वक्त तनातनी का माहौल बना हुआ है। बगैर मुआवजे के ग्रामीण शव उठाने को तैयार नहीं है। नोएडा के फोर्टिस अस्पताल से अगली खबर है, जहां पर हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज़ वन इंडिया के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में। प्रदूषण विभाग की टीम ने खबर दिखाने के बाद फोर्टिस हॉस्पिटल पर छापा मारा है। फोर्टिस अस्पताल का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ठप पड़ा था और शहर के पानी में फोर्टिस हॉस्पिटल जहर घोलने का काम कर रहा था। अस्पताल का यह बड़ा कांड न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से प्रसारित किया था। हमने दिखाया था कि कैसे आम लोगों को के पानी में जहर मिलाया जा रहा है। लापरवाही छुपाने के लिए एसटीपी प्लांट में तैनात कर्मचारी को अस्पताल की ओर से बाहर निकाल दिया गया है। राहुल नाम का युवक फोर्टिस अस्पताल के एसटीपी में काम करता था। राहुल का आरोप है कि मुझे बगैर नोटिस पीरियड के ही हटा दिया गया। आरोप यह भी है कि इंजीनियर शशांक ने कर्मचारी राहुल के साथ मारपीट भी की है। राहुल ने इंजीनियर शशांक के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत भी की है। तो यही बात हो गई कि जब इतना बड़ा खुलासा हुआ, जब इतनी बड़ी बात न्यूज़ वन इंडिया ने सामने लाई, उसके बाद छोटे मोटे कर्मचारी जो अपनी नौकरी करते हैं उन पर गाज गिराकर, उन पर कार्रवाई कर अपना चेहरा बचाने की कोशिश अस्पताल प्रबंधन कर रहा है। निशांत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। निशांत, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है अभी?
देखिए, बिल्कुल न्यूज वन इंडिया ने जब खुलासा इस अस्पताल का किया तो अस्पताल के प्रबंधकों में हड़कंप मचा, और जिसके बाद प्रदूषण विभाग ने जब हमारी खबर चलाई तो कहीं ना कहीं प्रदूषण विभाग ने छापेमारी की, और छापेमारी करने के बाद एक कर्मचारी पर जो गाज घेरी गई, कर्मचारी को हटा दिया गया है। जो शशांक है, जो इंजीनियर है, उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मारपीट की, और मारपीट करने के बाद सिक्योरिटी गार्ड की धमकी देते हुए उसको बत्ती गालियां देकर उसको कंपनी से जो फोर्टिज अस्पताल से निकाला गया। और सबसे बड़ी बात है कि पीड़ित राहुल ने अब जो है एप्लीकेशन थाने में लिखित शिकायत दी है, पुलिस से गुहार लगाई है न्याय की, और कार्रवाई की बात कही है। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी लापरवाही है कि एक नीचे तबके के कर्मचारी पर इस तरीके से कार्रवाई करने की बात की गई। कहीं ना कहीं प्रबंधक की बड़ी लापरवाही थी, क्योंकि एसटीपी प्लांट पूरी तरह से ठप पड़ा था, और नोएडा के शहर में जो जिस तरीके से जहर घोला जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा शहर प्रदूषित हो रहा था, और कहीं ना कहीं ये भी था कि केमिकल बायोमेडिकल जो वेस्ट है वो पूरी तरह से नाली में बहाया जा रहा था, जिसकी जानकारी हमने प्रदूषण नियंत्रण विभाग को भी दी, और उसके बाद नोएडा अथॉरिटी को भी दी। अथॉरिटी को देने के बाद में हमने खबर चलाई प्रमुखता के बाद, और उसके बाद प्रदूषण नियंत्रण विभाग वहां पर छापेमारी करने गया, और छापेमारी करने के बाद अब एक कर्मचारी पर इस तरीके से हटाना, और उसका आरोप है कि मुझे पूरी तरह से प्रताड़ित किया गया। और यह भी कहना है कि जिस बात प्रदूषण विभाग की टीम आई थी उस दिन मैं ड्यूटी पे नहीं था, उससे अगले दिन मुझे बुलाया गया, मुझे गालियां दी गई, और शशांक जो इंजीनियर है फोर्टिज अस्पताल के अंदर, उसने मुझे प्रताड़ित किया, गालियां दी, और भद्दी गालियां देने के बाद मारपीट कर मुझे हटाया गया। अब सेक्टर 58 थाने में लिखित शिकायत दी गई है, और उसका न्याय की गुहार लगाई है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे इंजीनियर हो या ऐसे अधिकारी हो, ऐसे प्रबंधक हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि घोर तरह से लापरवाही है। और एक गरीब आदमी पर, एक गरीब कर्मचारी पर जो एक छोटी सी नौकरी अपनी करता है, उस पर इस तरीके से कार्रवाई करना बड़ा सवाल फोर्टिज अस्पताल पर उठता है, और कहीं ना कहीं फोर्टिज अस्पताल ने बड़ी लापरवाही की है। चलिए निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अयोध्या में दरोगा की तैनाती को लेकर एक बड़ी चूक हुई है। मामले में सब इंस्पेक्टर्स ने आईजी से शिकायत की है। विभागीय क्लर्क की लापरवाही से दरोगा का बैच उपेक्षित किया गया। रामनगरी में 2015 से बैच के दरोगा को तैनात किया गया है। रामनगरी में तैनात साल 2015 बैच के दरोगा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। लखनऊ, सुल्तानपुर समेत कई जिलों में सही बैच को नियुक्ति मिली है, जबकि अयोध्या जिले में 2 साल पीछे नियुक्ति का बैच मिला है। साल 2011 में चयनित सब इंस्पेक्टर्स की 2015 में ट्रेनिंग कराई गई। एक ही बैच के कई सब इंस्पेक्टर्स को 2017 का पीएनओ मिला। वरिष्ठता के आधार पर 2 साल बाद के पीएनओ के आवंटन में उपेक्षा की गई। यूपी में भर्ती के दौरान 62 जिलों में पीएनओ मामले में कोई भी त्रुटि नहीं हुई है। अयोध्या, गोरखपुर समेत कई जिलों में सब इंस्पेक्टर्स का बैच पीछे कर दिया गया। अयोध्या में 145 सब इंस्पेक्टर्स का वरिष्ठता क्रम सूची में नाम काफी पीछे है। नाम नहीं सार्वजनिक किए जाने की शर्त पर दरोगा ने कहा है कि सुविधा शुल्क ना दिए जाने के कारण क्लर्क ने यह लापरवाही की है। पीएनओ नंबर के आधार पर ही प्रमोशन होता है और वेतन में बढ़ोतरी होती है। तो यहां पर क्लर्क की हैसियत आप देखिए, और नाम नहीं बताने के शर्त पर दरोगा ये कह रहे हैं जिन लोगों पर भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी होती है वहीं पर कैसे भ्रष्टाचार का खेल होता है। इसको आप इस एक लाइन में इस तरीके से समझिए कि सीनियरिटी और जूनियरिटी, अगर कोई सीनियर है उसकी पोस्टिंग नहीं हुई है और जो जूनियर है उसको तैनात कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ राघवेंद्र शुक्ला जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, एक लाइन में अगर कहें इस पूरी खबर को तो सीधा सीधा ये मामला है कि नियुक्ति में जो भी लिपिक महोदय हैं उन्होंने खेल कर दिया क्योंकि उनको चढ़ावा नहीं मिला। दूसरी लाइन ये है कि सीनियर इंतजार करते रह गए और जूनियर को तैनाती मिल गई। बिल्कुल, देखिए अनुज, दो बातें बिल्कुल साफ है जिस तरीके से आपने कही। चूंकि एक ये बड़ा आरोप लगा है
अयोध्या जनपद के जो पुलिस एसएसपी के अंडर में सीधे क्लर्क यानी बड़े बाबू होते हैं जो सीधे ज्वाइनिंग करते हैं। और सबसे खास चीज मैं बता दूं, जो अभी आपने भ्रष्टाचार की बात की और इसके अलावा एक डिसिप्लिन की बात की, पुलिस विभाग अपने आप में एक बड़ा ही डिसिप्लिन को लेकर के माना जाता है कि पुलिस विभाग में हर एक छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी का बेहद ही सम्मान करता है और उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। ऐसे में जब 2011 वर्ष 2011 में सब इंस्पेक्टरों की तैनाती हुई, अन्य तमाम सारे जनपदों में भी इसी बैच के जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको जो है 2015 बैच का पीएनओ नंबर दे दिया गया और 2017 बैच का पीएनओ नंबर अयोध्या, गोरखपुर समेत कई सारे जनपदों में 2017 का पीएनओ दिया गया। कुल मिलाकर के 2 साल वरिष्ठता सूची में 2 साल का लगभग बैक कर दिया गया, वो भी एक क्लर्क के माध्यम से। तमाम सारे सवाल जरूर उठते हैं। पुलिस की कई बार लोग जो है मजाक भी उड़ाते हैं, पुलिस के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप भी लगाते हैं, लेकिन अनुज इस बात को भी कहने में किसी भी तरह का कोई गुरेज नहीं होना चाहिए और शायद यही कारण है कि न्यूज वन इंडिया ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने का एक प्रयास किया है। अगर मैं थोड़ा सा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र। चलिए बढ़ते आगे। एटा से अगली खबर है जहां पर पेड़ पर लटका हुआ एक सिपाही का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक सिपाही का शव पेड़ पर लटका मिला है। मृतक सिपाही का ससुराल पक्ष से एक विवाद चल रहा था, ऐसी जानकारी आ रही है। ये सिपाही जिसका नाम सचिन है, 2015 में पुलिस में वो भर्ती हुआ था। बुलंदशहर का ये रहने वाला है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एटा के थाना कोतवाली नगर के पुलिस लाइन का ये मामला है। बड़ी बात यह है कि संदिग्ध परिस्थितियों में इस सिपाही का शव मिला है। फिलहाल ये जांच का विषय होगा कि आखिरकार किन परिस्थितियों में इसने फांसी लगाई है, लेकिन शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि ससुराल से कुछ न कुछ विवाद चल रहा था इस सिपाही का। गाजियाबाद में एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। हाउस टैक्स में इजाफे के विरोध में स्थानीय लोगों और विपक्षी पार्टियों ने संजय नगर के सेक्टर 23 में भैंस के सामने बीन बजाकर विरोध किया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि कोविड काल के दौरान लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसके बावजूद नगर निगम ने 15% तक हाउस टैक्स में वृद्धि की है। नेताओं ने चेतावनी दी है कि नगर निगम ने बढ़ा दर वापस नहीं किया तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। बजी ना री, तुम भी बजा लो। ये तो बजी ना री। एक और बजाओ ना, आ जाओ भैया। जो नगर निगम द्वारा 15% टैक्स की वृद्धि की गई है इस कोरोना लॉकडाउन के कारण लोगों के सामने जहां भूखमरी का संकट सामने आ चुका है और नगर निगम और सरकार द्वारा आम जनता पे कभी टैक्स के द्वारा कभी अन्य किसी भी टैक्स के द्वारा जनता पे भार डाला जा रहा है। यह इसका हम समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं और अगर नगर निगम बढ़ा हुआ टैक्स वापस नहीं लेती है तो इसके खिलाफ हम सड़क पे उतर के जोर शोर से धरना प्रदर्शन करेंगे और नगर निगम को घेरने का काम करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।